हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। आज हम यूनिट 4 ऑफ पार्ट ए को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। ये वीडियो कोड 402 एज वेल एज कोड 417 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि पार्ट ए का जो कंटेंट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। यहाँ पर आप सेशन वाइज देख सकते हो, लिस्ट आउट किया गया है। ये पूरा का पूरा यूनिट 7 सेशन में डिवाइडेड है, यहाँ पर मैंने लिस्ट कर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यूनिट 1 से, मतलब सेशन 1 से, जो कि है बिजनेस। अब बिजनेस होता क्या है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, लेकिन इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप देखोगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इन्वॉल्विंग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल एंड बाय करने का एंड प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड बिजनेस, जो कि इन दोनों पॉइंट्स में मेंशन किया है। और ये जो गुड्स होती है या फिर सर्विस होती है, ये ह्यूमन नीड्स को ही सेटिस्फाई करने के लिए बनाया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमन को रिक्वायर्ड ही नहीं है। हर एक आइटम ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही बनाया गया है। हम पैसे भी उसी के देते हैं जिसकी नीड होती है। अदरवाइज इसके की एक्टिविटीज में अगर आप देखोगे, मतलब की फीचर्स, कि ये जो बिजनेस है ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आप एक बार करो और कभी ना करो। इसको रेगुलर करना पड़ता है, कि रेगुलर स्टॉक देखना पड़ता है, रेगुलर सेलिंग करनी पड़ती है एंड सो ऑन। एंड इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग बस दो ही काम होते हैं, और ये कभी कभार प्रॉफिट भी देता है और कभी कभार नॉन प्रॉफिट भी देता है। एन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। फिर हमारा आता है बिजनेस एंड सोसाइटी, मतलब बिजनेस और सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है। मैंने पहले ही बताया कि जो बिजनेस होता है किसी भी इंसान के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही बनाया जाता है। अब इंसान होंगे तो सोसाइटी भी होगी, एंड सोसाइटी होगा तो फिर हमारा बिजनेस भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है कि बिजनेस एग्जिस्ट टू मीट पीपल्स नीड, मतलब पीपल के जो नीड होते हैं उन्हीं के लिए बिजनेस को बनाया जाता है। अगर वो पीपल के नीड नहीं होते तो बिजनेस भी नहीं होती। एंड यही नीड्स कभी कभार कुछ बिजनेस पूरे नहीं कर पाते, तो एक गैप क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। एंड इसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर नए नए बिजनेसेस ग्रो करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, पहले के ज़माने में हम बहुत ही इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं कि ट्रैवलिंग नहीं हुआ करती थी, कि ट्रैवल करने के लिए हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। फिर लेटर ऑन हमने व्हीकल का इन्वेंट किया, फिर लेटर ऑन हमने ट्रेन, एरोप्लेन, ईटीसी का इन्वेंट किया, एंड आज देखो ये कितना वास्ट लेवल पे यूज होता है ना। लेकिन इनिशियल स्टेज में हम चल के ही सब कुछ किया करते थे। तो ऐसे हमारी नीड्स के ऊपर, हमारी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर नए नए बिजनेस ग्रो करते हैं। एंड कमेंट्स में आप भी एक अपॉर्चुनिटी बता सकते हो जो टुडे सिनेरियोज में ठीक बैठता है। ये आप पर मैं छोड़ता हूँ कि आप कमेंट्स में बताओगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। बेसिकली हर एक इंसान जिसके पास थिंकिंग कैपेसिटी है, क्रिएटिव है एंड रिस्क टेक कर सकता है टू डेवलप एनी इनोवेटिव सर्विस और प्रोडक्ट, तो उसको हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। वही चीज मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, खुद का काम खुद करता है एंड रिस्क टेक करता है, मतलब रिस्क उठाता है, जिसके अंदर वो नए चीज़ों को इन्वेंट करता है, इनोवेटिव चीज़ें, नए आइडियाज़ को इन्वेंट करेगा मार्केट में, एंड उसके बेसिस पे वो पैसे को कमाएगा। और जो इनोवेशंस होती है वो बेसिकली ह्यूमंस नीड्स होती हैं, या फिर वो प्रॉब्लम्स होती है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आपके एरिया में रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते, तो एक इंसान अपना इनोवेशन या फिर क्रिएटिविटी लगाकर वहां पर एक ऐसी दुकान खोल सकता है जहां पर वो रेडीमेड कपड़ों के साइड बाय साइड कस्टम कपड़े भी बेचना स्टार्ट कर दे। तो आप ही बताइए, जो यूजर्स होंगे, बायर्स होंगे, वो जिनको रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदने हैं, वो कहाँ पर जाएंगे? ऑब्वियसली ये न्यू स्टोर में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है और एक अपॉर्चुनिटी भी हम टेक कर रहे हैं टू डेवलप अवर बिजनेस एंड वी कैन ग्रो एज वेल एज। एंड अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉय की बात करें, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनके नाम के आगे ही लिखा रहता है सेल्फ, मतलब वो खुद एम्प्लॉयड होते हैं एंड ये हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉय होते हैं वो किसी के भी अंडर काम करते हैं, यहाँ पर लिखा है, एंड वो प्रॉफिट नहीं कमाते, वो सैलरी या फिर वेजेस इनटेक करते हैं, मतलब वेजेस पे वो वर्क करते हैं, उनका कोई प्रॉफिट रोल नहीं रहता। एंड जो कि ये किसी का और का काम करते हैं, पूरे मंथ वाइज इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो इनके पास कोई रिस्क नहीं रहता, वो पूरे ईयर काम करेंगे जिससे उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, उसका बिजनेस ग्रो भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पूरा हर्जाना उसको खुद ही उठाना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा रिस्क टेकिंग भी है एंड ज़्यादा प्रॉफिट भी देता है कभी कभार, जब इनका बिजनेस अच्छे से चल जाता हो। फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? अभी हमने देखा एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योर जो भी करता है उस प्रोसेस को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ जी।
जो इनोवेटिव आइडिया या फिर क्रिएटिविटी वो लगाता है किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा प्रोसेस, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर भी लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू आइडियाज, जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग बिजनेस, रनिंग इट सक्सेसफुली, यूजिंग इनोवेशन एंड अर्निंग प्रॉफिट। मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस ही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा, और जो इंसान है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। एंड फर्दर अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज की बात करें, तो यहाँ पर देखोगे ये हमेशा नए प्रोडक्ट इन्वेंट करेंगे या फिर करंट प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफाई करेंगे, न्यू सर्विसेज देंगे या फिर करंट सर्विसेज में कुछ ऐड ऑन करेंगे, एंड नए नए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को भी अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में, एंड अपने कॉस्ट मेथड को कम करेंगे। मतलब जहाँ पर मुझे 5,000 की लागत लग रही थी वो कम करके वो ट्राई करेंगे कि वो 3,000 में ही अपना काम कर ले। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेशन 2, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली हमारी जो कंट्री है, मैं इन ब्रीफ बता रहा हूँ फिलहाल, हमारी जो कंट्री है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, एंड इनको चाहिए एंटरप्रेन्योर्स जो कि खुद का पैसा खुद कमाए और बाहर के कंट्रीज से भी कुछ पैसा उठाए। जैसे कि गूगल के फाउंडर, फेसबुक के फाउंडर, ट्विटर के फाउंडर्स, ये सब एंटरप्रेन्योर ही तो है जिन्होंने एक सोशल मीडिया वाली ऐप बनाई जो कि उस टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी थी, लोगों को चाहिए था और कोई कर नहीं रहा था तो इन्होंने किया, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने गेन कर लिया। तो ये ऐसे एंटरप्रेन्योर बने, एंड अब देखो इनके पास बिलियंस ऑफ रुपीज हैं जो कि बाहर के कंट्रीज से भी उनके देश में आता है, क्योंकि वो एड्स लाते हैं, डेटास लाते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा। तो इंडिया भी चाहता है, या एज वेल एज हर एक देश चाहता है कि उनके जो पोटेंशियल सिटीजन्स है वो भी एंटरप्रेन्योर बने एंड नए नए इन्वेंशंस करें जो कि हमारे सोसाइटी को हेल्प करेगा, एज वेल एज कुछ पैसे हम बाहर के कंट्रीज से भी गेन कर पाएंगे, तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी। यही रीजंस है कि गवर्नमेंट चाहती है सारे एंटरप्रेन्योर बनो। इसके अलावा भी कई रीजंस हैं, लेकिन मेन रीजन यही है, और इसीलिए ये चैप्टर आपके बुक में इंक्लूड भी किया गया है। इसीलिए यहाँ पर देखोगे कंट्रीज दैट इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो फास्टर इकोनॉमी। जैसे कि मैंने बोला नए नए जॉब्स खुलते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी कम रहता है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे सारे नहीं भागते, फिर खुद का काम कर लेते हैं या फिर आसपास में जो भी काम रहता है वो लिविंगहुड के लिए कर लेते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, ये पीपल के लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करता है। फिर आता है रोल एंड बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योरशिप का बेनिफिट क्या रहेगा और रोल क्या रहेगा। फर्स्ट हम देखेंगे कि जो एंटरप्रेन्योर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि पैसे अगर आएंगे उसके बिजनेस में तो वो पैसे जो हैं वो आसपास अपने लाइवलीहुड के लिए तो खर्च करेगा, तो मनी का फ्लो अपने एरिया में बढ़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक गाँव है, वहाँ पर एक फैक्ट्री खुली, तो फैक्ट्री में जो भी पैसे आए तो वो फैक्ट्री का जो बंदा है जो ओन करता है फैक्ट्री, वो पैसे कहाँ खर्च करेगा, अपने गाँव में तो खर्च करेगा, और अगर अपने गाँव में खर्च करेगा तो दूसरे के पास भी पैसे आएंगे एंड उसके पास पैसे आएंगे तो वो भी खर्च करेगा, जिससे कि लिविंगहुड जो है या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। वही चीज यहाँ पर लिखी है, आप पढ़ लेना। फिर आता है सेकंड पॉइंट की सोशल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने अभी बोला कि उसने एक फैक्ट्री ओपन करी तो उसमें बहुत सारे वर्कर आए तो बात हुई तो सोशल डेवलपमेंट भी हुई, क्योंकि सोशली सब मिलजुल के बात करेंगे तो एक यूनिटी भी क्रिएट होगी। यहाँ पर भी लिखा है कि बिजनेस यूजुअली स्टार्ट स्मॉल, कि जो भी बिजनेस होते हैं वो शुरू में छोटे ही रहते हैं, बाद में जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वर्कर्स भी ऐड हो जाते हैं, एंड वर्कर्स ऐड होते हैं तो सोशली अपना वो जो समाज है वो डेवलप भी होता है। कैसे डेवलप होगा मैंने अभी बताया। उसके अलावा इकोनॉमिकली सबके पास पैसे आएंगे, सब खर्चा करेंगे एंड अपने घर वगैरह को सुधारेंगे। पहले कच्चे मकान में थे तो पक्के मकान में रहना स्टार्ट कर देंगे, तो ये डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर वही बात की गई है। अदरवाइज सी जो पॉइंट है वो बताता है कि इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जस्ट एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, कि उनके पास पैसा आएगा तो वो नई चीज़ें खाएंगे, नई चीज़ें पहनेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अपना घर सुधारेंगे, तो उनकी लिविंगहुड बेटर बन जाएंगी एज कम्पेयर टू प्रीवियसली। अब आप ही बताइए, पहले आप 5,000 कमाते थे जो कि खाने में ही खर्च हो जाता था, लेकिन आपके एरिया में एक फैक्ट्री बनी एंड उन्होंने आपको दिया 15,000 रुपए, तो 10,000 जो एक्स्ट्रा हुए आप कहाँ खर्च करोगे, अपने घर पर, अपने हेल्थ पर, अपने कपड़ों पर, यहीं पे ना। तो आपकी लिविंगहुड बढ़ी या नहीं बढ़ी? ऑब्वियसली बढ़ी। तो यहाँ पर वही कंफर्ट की बात की गई है। ऑप्शन डी, ऑप्टिमल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि ये जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को ही कंज्यूम करे जा रहे हैं, जो कि एकदम एट द एंड क्या क्रिएट करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें
तो रिसोर्सेज का कंजम्पशन डिवाइड हो जाएगा और पोल्यूशन भी शायद बहुत हद तक कम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करो, अदरवाइज जो भी रॉ मटेरियल है वो भी एक रिसोर्स है, उसको कहीं और से ना मंगवा के अपने एरिया से ही मंगवाओ, जिससे आसपास के लोगों को भी पैसे मिलेंगे एंड उनका डेवलपमेंट भी होगा। जैसे रॉ मटेरियल चाहिए एक शुगर फैक्ट्री में, तो मैं गन्ने 500 किलोमीटर दूर किसी और गांव से लाऊंगा या फिर मेरे ही गांव में मिल रहा होगा तो मैं अपने गांव से लूंगा। ऑब्वियसली जो पास में है मेरे गांव में अवेलेबल है, चाहे वो 2 रुपए ज़्यादा में ही अवेलेबल क्यों ना हो, मैं यहीं से लूंगा क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाएगा एज वेल एज मेरे एरिया का भी डेवलपमेंट होगा। इन्हीं सब चीज़ों की बात यहाँ पर की गई है कि ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल करो। आइदर वो रिसोर्स आपके इन एनर्जी फॉर्म में हो सकता है या फिर रॉ मटेरियल में भी एज वेल एज हो सकता है। फिर ई पॉइंट आता है मोर बेनिफिट्स एट लोअर प्राइसेस। जैसे कि मैंने बोला कि अगर कम रुपए में अगर आपके रिसोर्सेज आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू आप ज़्यादा रुपए में आपके रिसोर्सेज खरीद रहे हो। जैसे कि अभी गन्ने वाला एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पर यही उनके फंक्शंस होने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के, जो कि इन चीज़ों को फॉलो करेगा जिससे इसका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से डेवलप हो पाएगा। फिर चलते हैं हम सेशन नंबर 3, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मतलब एक एंटरप्रेन्योर के क्वालिटीज क्या होते हैं। उससे पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर के बीच में बाइफिकेशन देख लेते हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हैं जो कि कुछ इनोवेटिव नहीं करते, बस स्टॉक भरते हैं एंड उसको बेचते हैं, तो उनका अप्रोच सिंपल रहता है, जो कि पूर्वज करे जा रहे हैं उनको ही फॉलो करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर नए इनोवेशंस क्रिएट करता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। एंड ट्रेडिशनल बिजनेस का रिस्क भी कम रहता है क्योंकि हम बस स्टॉक लाते हैं एंड उसी को बेच देते हैं, मतलब पास ऑन कर देते हैं होलसेल से रिटेल में एंड रिटेल टू हाउस होल्ड में। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क टेक करता है और नए इनोवेशंस को क्रिएट करता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है इसने जो भी इनोवेट किया होगा वो कस्टमर को पसंद आएगा, नहीं हो सकता, कभी कभार ना भी पसंद आए। तो इसीलिए आप देखते हो बहुत सारे इन्वेंशंस ऐसे हैं जो कि होने के बाद उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में। फिर क्वालिटीज़ की अगर स्पेसिफिकली बात करें कि इंटरप्रेन्योर में क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए उसके पास पेशेंस, बहुत सारा पेशेंस, क्योंकि उसका बिजनेस ऐसा नहीं है कि आज खोलेगा तो कल वो ग्रो हो जाएगा। मिनिमम वो कुछ साल तक काम करे और गिव अप ना करे, कंसिस्टेंट रहे, जिससे कि शायद उसका बिजनेस ग्रो भी कर पाए। सेकेंड आता है हमारा पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव रहे एंड ये ना देखे कि ये अभी काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा तो आगे भी नहीं करेगा। ओवर थिंक ना करे, पॉजिटिव रहे, जिससे कि कभी ना कभी पॉजिटिव आउटकम तो देगा। एंड फेलियर या लॉस जो भी है वो हमको फेस करना ही पड़ता है, लेकिन उसके बिहाव पर हम नेगेटिव नहीं हो सकते। हम अगर बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं तो हमको पॉजिटिव होना ही पड़ता है। थर्ड है वो हार्ड वर्किंग हो और कभी गिव अप ना करे। फोर्थ है कॉन्फिडेंट रहे, जो भी वो काम कर रहा है कॉन्फिडेंट रहे, अगर उसको पता है कि ये चीज़ ग्रो करेगा, अभी शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसलिए नहीं ले रहे, शायद फ्यूचर में ले तो ज़रूर वो प्रोडक्ट बिकेगा। एंड उसके बाद पॉइंट ई, ट्रायल करते रहे एंड एरर को वो रिजॉल्व करते रहे, जिससे कि नए नए इनोवेशंस क्रिएट होंगे। एंड उसके अलावा लास्ट पॉइंट एफ, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जो मैंने अभी बोला कि हटके कुछ करेगा, इनोवेशंस करेगा। फिर आते हैं सेशन नंबर 4, एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस वेज एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर इसके मेन फीचर्स यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टर कैसे होगा। ये फर्स्ट फीचर है कि एबिलिटी टू टेक रिस्क, मतलब वो रिस्क को टेक करे, ऐसा नहीं कि रिस्क देखा और भाग गया और बिजनेस उसने बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसको रिस्क लेना चाहिए। क्या पता जो वो रिस्क ले रहा है वो वर्क कर जाए, तो ऐसे भी सिनेरियोस हो सकते हैं। हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, अडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैंने अभी बता दिया तो मैं स्किप कर रहा हूँ। अडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि मार्केट के अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस चेंज करता रहे, ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंट रहे। एंड उसके अलावा हमारे पास आता है नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट, कि उसके एरिया में क्या चल रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कैसा उसका मार्केट है, क्या मार्केट में नीड है, ये सब उसको पता रहना चाहिए। ये सब उसको पता रहना चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब के सब, तभी वो इनोवेशंस क्रिएट कर पाएगा। एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, उसको पता रहना चाहिए कि फाइनेंशियली हम पैसे को मैनेज कैसे करें, अपने कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें एंड हमारे इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अच्छे से वाइजली करें, जिससे कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चले। एंड अदरवाइज प्लानिंग तो मस्ट ही है, जो कि 6 पॉइंट है। फिर हम बढ़ते हैं आगे कि वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब सैलरी वाला एम्प्लॉयमेंट, दैट्स इट। इसमें और कुछ डिटेल में पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर और एक डिस्कशन टेबल दिया गया है, पहले भी हमने देखा था बट वो स्मॉल था, ये थोड़ा ज़्यादा है। इसमें हम देखेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो सेल्फ डिसाइडेड होते हैं, लेकिन वेज एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं वो किसी और के लिए काम करते हैं, तो ये एम्प्लॉयर डिसाइड्स होते हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप हाई रिस्क
टेक करता है, लेकिन वेज एम्प्लॉयमेंट इनके पास कोई रिस्क ही नहीं होता। फिर एंटरप्रेन्योरशिप के प्रॉफिट्स वेरी करते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और कभी लॉस भी जा सकता है, लेकिन जो वेज है ये फिक्स सैलरी पे काम करते हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशंस को क्रिएट करता है, इसलिए इनोवेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है, लेकिन वेज में ये नेसेसरी नहीं है। वेज में हमारा डिसीजन मेकिंग लिमिटेड है, जॉब की सिक्योरिटी है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में ये डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट है, क्योंकि खुद का बिजनेस है तो मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। एंड इसका प्रॉफिट और ग्रोथ हमेशा बढ़ता है एंड घटता है, जो कि प्रेडिक्टेबल है। क्लियर है? तो ये थे इसके बाइफिकेशंस। फिर आता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बेनिफिट्स क्या होंगे? पहला बेनिफिट यही है कि डू व्हाट यू लव, कि जो आपको पसंद है वही आप कर पाते हो। बी योर ओन बॉस, आप खुद बॉस होते हो, किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता है, और जो प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा आपका रहता है। एंड रिस्क टेक अगर ज़्यादा करोगे तो हाई रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं। एंड देन हम बढ़ते हैं सेशन नंबर 5, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है उनको हम मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपको इतना तो आइडिया होगा ना कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, उन एक्टिविटीज को हम बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। एंड इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला आता है प्रोडक्ट बिजनेस, फिर आता है सर्विस बिजनेस, एंड आता है हाइब्रिड बिजनेस। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी है। जो प्रोडक्ट बिजनेस होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर गुड को सेल करते हैं। फिजिकल गुड होता है, जैसे कुरकुरे वगैरह यहाँ पर लिखे हैं, ये सब मोबाइल वगैरह, क्लोथ वगैरह, तो इसको हम प्रोडक्ट बिजनेस कहते हैं। अदरवाइज सर्विस बिजनेस में हम कुछ सर्विस ऑप्ट करते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स हो गया, सैलून हो गया, रिपेयर शॉप हो गया, ये सब सर्विस में आता है। एंड देन हाइब्रिड बिजनेस में बोथ प्रोडक्ट प्लस सर्विस, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कि स्पोर्ट्स एकेडमी कोचिंग लेते हो मंथली एंड उसके इक्विपमेंट खरीदते हो, रेस्टोरेंट में फूड खाते हो एंड सर्विस के तौर पर वेटर से काम कराते हो, तो ये रेस्टोरेंट में भी आ जाता है। जिम ट्रेनिंग में हम इक्विपमेंट खरीदते हैं, जैसे लोअर वगैरह जो भी है वो खरीद लिया, एंड ट्रेनिंग का सब्सक्रिप्शन जो होता है वो उसको प्रोवाइड किया, तो ये आ सकते हैं हाइब्रिड बिजनेस में। फिर आता है सेशन नंबर 6, प्रोडक्ट सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेसेस। इसको हमने अभी देख ही लिया है, बट कोई ना, यहाँ पर अगर आप डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस देखोगे तो यहाँ पर कोर आइडिया यही है, जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल आइटम है, लेकिन जो सर्विस है वो एक एक्सपीरियंस है। आप सर्विस को खरीदते हो बट उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको पूरा का पूरा लेने के लिए नहीं। जैसे कुरकुरे का बिस्किट है वो पूरा हम खा सकते हैं और उसको घर भी ले जा सकते हैं, तो वो एक फिजिकल आइटम है, तो वो प्रोडक्ट हो गया। लेकिन वहीं पे बस का फेयर दे रहे हैं हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, तो वो सर्विस हो गया। जो कि मैंने अभी बताया, की डिफरेंस पे हम ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट टचेबल होता है लेकिन सर्विस टचेबल नहीं होता। प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड। Product can be transported, service cannot be transported. Product are same qualities and consistent, उनकी सेम रहती है, लेकिन सर्विस, कभी आपका सर्विस अच्छा हो सकता है, कभी आपका सर्विस खराब भी हो सकता है। जैसे कि आप कहीं से कहीं जाते हो डेली, तो बस कभी ज़्यादा टाइम भी ले सकती है, कभी कम टाइम भी ले सकती है, तो यहाँ पर वही बात की गई है। फिर अगर हम कुछ प्रोडक्ट बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर फर्दर डिवाइड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस और ट्रेड बिजनेसेस। मैन्युफैक्चरिंग में हम अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बिजनेस दैट मेक्स प्रोडक्ट्स और गुड्स, जो कि हम खुद बनाते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री हो गई, वो फैक्ट्री क्लोथ प्रोड्यूस करती है, तो वो क्लोथ की फैक्ट्री हो गई, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आ गया। लेकिन ट्रेड कर रहे हैं, मतलब सेकंड वाला जो पॉइंट है ट्रेड बिजनेस, इसमें क्या होता है, हम गुड खरीदते हैं और उसको आगे सेल कर देते हैं। बाय एंड सेलिंग रहता है, ट्रेडिंग जिसको कहते हैं। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश में बेच देते हैं, हमारा देश का सामान बाहर ट्रेड कर लेते हैं, तो ये बाय एंड सेल हो जाता है, जो कि मीडियोकर्स करते हैं बेसिकली, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल शॉप। फिर आता है हमारा लास्ट सेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके अंदर हम देखेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसका मीनिंग क्या है बेसिकली। अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ improving skills, gaining knowledge and build the ability to start and run a business. Exactly, जो entrepreneurship development है वो basically आपके skills को improve करता है, आपके knowledge को gain करता है और एक ability provide करता है किसी चीज़ को start मतलब शुरू और उसको चलाने के लिए, जो कि entrepreneurship development कहा जाता है। एंड इसके अंदर आप देखोगे फॉर्मल लर्निंग आती है और इनफॉर्मल लर्निंग आती है। फॉर्मल में आप पर्टिकुलर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हो, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कोर्स ले लिया,
जो कि एक कोर्स के थ्रू ही या फिर ट्रेनिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। लेकिन दूसरी अगर बात करें इनफॉर्मल लर्निंग की, ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है कि आपने देखा कि पापा एक दुकान चलाते हैं, आपने भी एक दुकान चलाया और एक्सपीरियंस किया कि इन कस्टमर को हम और अच्छे से और बेटर सर्विस दे सकते हैं, फिर आपने कुछ इनोवेट किया जो कि आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड होके आया। आपने एक्सपीरियंस किया देन इनोवेट किया, तो ये रियल लाइफ से रिलेटेड रहेगा हमेशा और ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड रहेगा, जो कि यहाँ पर लास्ट के पॉइंट में लिखा भी है। फिर हम बढ़ते हैं आगे कि कौन से स्टेप्स होंगे एक बिजनेस को स्टार्ट करने का। पहला है आइडिया जनरेशन, कि आपके पास आइडिया तो हो कि आपका बिजनेस क्या है, बेसिकली आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। थिंक अबाउट योर बिजनेस, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स और नीड्स की सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नीड्स है सोसाइटी की, एंड देन अपना बिजनेस को ग्रो करो। जैसे कि आपके एरिया में कैफे नहीं है तो आप कैफे की शॉप खोलोगे या फिर वो दुकान खोलोगे जो पहले से ही है, ऑब्वियसली कैफे को। तो ये आपका आइडिया था। अपॉर्चुनिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि वही आपको पता करना है कि पीपल क्या खरीदना पसंद करते हैं एंड उनकी डिमांड क्या है बेसिकली मार्केट में। थर्ड, आपको प्लान करना पड़ेगा उसका इन्वेस्टमेंट, उसका लोकेशन, उसके रिसोर्सेज, कच्चा माल कहाँ से लाओगे, कितने में बेचोगे, एंड सो ऑन। एंड फोर्थ, अरेंजिंग रिसोर्सेज, कि अपने मनी को अरेंज करोगे, मटेरियल, स्किल्स, जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो रन होगा, अदरवाइज आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। फिर कुछ पॉइंट्स और हैं। इन सब के बाद फिफ्थ में आता है कि आप अपना जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल में ओपन करो। यहाँ पर लिखा है स्मॉल स्केल में ओपन करो, ये सब आइडियाज़ वगैरह, स्किल्स वगैरह, पैसे जोड़कर ये देखो मार्केट में क्या चाहिए एंड सो ऑन। इनको जब आपको आइडिया लग जाएगा और आप श्योर हो जाओगे, फिर एक स्मॉल बिजनेस आप ओपन कर सकते हो। लेटर सोच सकते हो इसको आगे बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना। आप पहले ही बड़ा बिजनेस खोलोगे तो आपका लॉस भी बड़ा होगा, तो आप छोटे से स्टार्ट करो, अंडरस्टैंड करो कि कस्टमर की नीड्स क्या है, एंड फीडबैक लेने के बाद आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो आपके प्रोडक्ट्स को, एंड इनोवेट करो कि कस्टमर्स को क्या चाहिए एंड सो ऑन। उससे रिलेटेड आपके दुकान में चीज़ें रखो और अपने बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपेंड करो। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, जिसके अंदर हमने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को इन डिटेल में पढ़ा। तो नेक्स्ट होने वाला है हमारा ग्रीन स्किल्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।